जय हिंद साथियों, मैं इसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 9, 10, 11, 12 इस सभी कक्षाएं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीमेक रैंकर पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध है और मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको मैथ। अभी हम लोग का क्लास 10 चल रहा है, मैथ वास्तविक संख्या रियल नंबर। हमारा प्रश्नावली 1.1 चल रहा है जिसमें हमने 3 वीडियो कवर कर चुका हूँ। 3 वीडियो आप लोग का पूरा हो चुका है। आज प्रश्नावली 1 आपका पूरा समाप्त हो जाएगा और उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए आज फटाफट इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, मतलब इस प्रश्नावली को समाप्त करते हैं, फिर अगली प्रश्नावली पर हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। और शुरू करने से पहले जितने भी नए लोग हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे इस वीडियो को, ताकि उनका भी बढ़िया से बढ़िया नंबर एग्जाम में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न होने वाला है हम लोगों ने देखा है, 2 प्रश्न तक हम लोग देख चुका है। आगे चलिए देखते हैं, आगे आपका है। ठीक, चलिए आगे फटाफट आज देखते हैं हम लोग। हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, क्या प्रश्न है आपका? अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ये देखते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। अभाज्य ठीक गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक, ये आपका प्रश्न है और इसमें 3 प्रश्न है आपके, लगभग 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है आपका, ठीक है, पहला प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं। पहला प्रश्न आपका है 12, 15 और 21। क्या है? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 इसका निकालना है आपका। एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है। ठीक, और यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, और इस प्रश्न को मैं वैसे भी आपको प्रैक्टिस सेशन में, जो पिछला इसके पहले वाला वीडियो था, पहला वीडियो, उसमें दूसरे वाले वीडियो में हमने देखा था कि इस प्रकार से किसी भी अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो चलिए फटाफट देर न करते हुए इस आज की प्रश्नावली इसको समाप्त करने वाले हैं हम लोग। तो 12 है, 15 है और 21 है, छोटी संख्या है, इसका डायरेक्ट हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 12 है और 15 है और क्या है? 21 है। 12, 15, 21 को हम लोग इसका सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे ना। क्या करेंगे? गुणनखंड। अब ध्यान से देखेंगे, 12 को हम लिखते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना कितना हो गया? 4 और 3 कितना हो गया? 12। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 12। इसको देखते हैं 15 का, 15 3 से कटेगा, 3 गुणे 5। ठीक, इसको देखो 3 गुणे 7। अब ध्यान से देखते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे 2 के पावर 2 और गुणे 3 की पावर 1। इसमें 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 और इसमें लिखेंगे 3 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया? इसका गुणनखंड कर दिया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया ना। अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने कर दिया है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 का पावर 2 हो गया, गुणे 3 का पावर 1। इसमें 3 का पावर 1 है, 5 पावर 1 लिख दिया, उसमें 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1 है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले निकालने वाले हम लोग एचसीएफ। हम निकालने वाले हैं एचसीएफ, और हमने एचसीएफ में देखा था कि किसी भी, अगर कोई भी संख्या है, अगर उसका एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले उभयनिष्ठ संख्या हम लोग को देखना है ना, कि उभयनिष्ठ है क्या। उभयनिष्ठ यानी तीनों में होनी चाहिए। एचसीएफ माने एचसीएफ क्या है? कि उभयनिष्ठ हो। क्या हो? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ठीक, और क्या होनी चाहिए? छोटी घात होनी चाहिए। उभयनिष्ठ के साथ साथ छोटी घात भी होनी चाहिए। ये हम लोगों ने देखा था। तो बताओ इसमें उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ ये है कि नहीं है? 3 ऐसी संख्या जो तीनों में है।
तीन ऐसी संख्या जो क्या है तीनों में है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू, इसका एचसीएफ होने वाला है 3 पावर ए, यानी कि 3 की पावर 1 मतलब यानी कि 3 ही हो गया। ठीक, और अगर इसका एलसीएम निकालेंगे, हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक, एलसीएम देखेंगे हम लोग, अगर एलसीएम देखेंगे तो सबसे पहले जो उभय निष्ठ है उसको लिखेंगे। उभय निष्ठ क्या है 3, 3 पावर 1 है गुणे, और इसमें क्या है और बाकी देखो इसमें 2 का पावर 2 है, बाकी जो बचा है सबका लिख लो 2 का पावर 2 यानी 2 गुणे 2, इसको लिखते हैं, इसको 3 पावर ऐसे रख दो। ठीक, यहाँ पर क्या बचा है 5 बचा है, गुणे 5 गुणे 7। अब बस यही हल कर लो, बाकी बचा क्या है 3 पावर हमने ले लिया, 3 ले लिया, 2 इसमें 2 का पावर 2 था, 2 का पावर 2 ले लिया, 5 ले लिया, 1 लिया। अब इसको देखते हैं 3 दूना 6 दूनी 12 पंजे 60 ना, 3 दूना 6 दूनी 12 पंजे 60, 60 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा 6 से 42, 420। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा, समझ में आया ना। 420 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या हो गया 3, और एलसीएम क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा, समझ में आया ना। एलसीएम ये हो जाएगा 420 और एचसीएफ क्या होने वाला है आपका 3, एचसीएफ क्या होने वाला है आपका 3। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न था। ठीक, और उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया भी होगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ठीक, दूसरा प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ये तीसरे में दूसरा क्या है आपका है 17, 23 और 29। ध्यान देंगे क्या है 17, 23 और क्या है 29 है ना, 29। ठीक, 17, 23, 29 है। तो सबसे पहले लिखेंगे 17, 23, 29। अब लोग ध्यान से हम लोग को देखना है, इसका गुणनखंड करेंगे क्योंकि ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। 17 किसी से कटने वाली नहीं है, 23 भी ना तो किसी से कटेगा ना, तो 29 कटेगा। तो इसको लिखेंगे 17 गुणे 1। क्या लिखेंगे 17 गुणे 1, क्योंकि हमको मास सभी निकालना है। तो इसका हो जाएगा 23 गुणे 1, इसका हो जाएगा 29 गुणे 1, क्योंकि एक तो सब में होता है। तो किसी संख्या के साथ अगर एक का गुणा कर देंगे तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब ध्यान देखो, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं इसमें, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जो तीनों में कॉमन है, तो बताओ तीनों में कॉमन क्या है 1 है, तो इससे एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और मैं अगर एलसीएम की बात करूं, एलसीएम की बात करूं, एलसीएम का जो तीनों में है, तीनों में क्या है 17, 23, 29, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो इसी का गुणा करना है बस ना। देखो 17 का पहाड़ा, अब तो इसमें आपको गुणा करना ही पड़ेगा। देखो 17 3 51 के एक हाथ लगा, ओ सॉरी 17 3 51 के एक हाथ लगा 5, 17 दूनी 34 और 34 5 कितना हो गया 39। ठीक, अब गुणे करना पड़ेगा 29, गुणे कितना करना पड़ेगा 29, तो हम लोग 29 का गुणा कर देते हैं। ठीक, देखो 9 करने 9, 9 9 81 के एक हाथ लगा 8 और 9 3 27 और 27 से और ये 8, 27 3 30, 30 5 35, 35 का 35 लिखेंगे। देखो 9 करने 9 हुआ, 9 9 81 का एक हाथ लगा 8, 9 3 27 और 8 कितना हो गया 35। ठीक, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, 2 करने 2, 2 9 18 का 8, 2 3 6 7, तो ये हो गया 9, ये हो गया 2 1 3 8 5 13 का 3 और 7 3 10 1 11। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा एलसीएम बाबू, एलसीएम आ जाएगा 11 33 9, 11 33 9, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। बस तीनों को गुणा करना बस, ठीक है ना। इसे क्या करना है तीनों को गुणा करना है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। बहुत ही सरल है, ये तो पूरी अभाज्य है ही, इसमें कोई किसी का फैक्टर होने वाला नहीं है, किसी का फैक्टर होने वाला नहीं है, खुद एक अभाज्य संख्या है, समझ में आया ना। तो देखो इसमें बहुत ज्यादा है कुछ नहीं, एक लास्ट एक सवाल और बचा है इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का एक सवाल और बचा है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्या है आपका 9 8 9 25, 8 9 और क्या है 25 है, 8 9 25। ठीक, 8 9 25 में हम लोग निकालने वाले हैं, तो चलिए फटाफट देखते हैं। 8 है, 9 है और क्या है 25 है। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। अब 8 का अगर हम लोग गुणनखंड करें, 8 का अगर हम लोग को क्या करना है गुणनखंड, तो बहुत ही आराम से करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया 8 हो गया। इसका करेंगे 3 गुणे 3 करेंगे ना, इसका करेंगे 3 गुणे 3 करेंगे। ठीक, इसका करेंगे क्या 5 गुणे 5।
अब ध्यान देखो, किसी भी में अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2। अच्छा बताओ, किसी में भी कोई एक संख्या ऐसी है जो तीनों में है, तो उसी को तो हमको देखना है, तो तभी तो हमारा मासा निकलेगा ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, गुणे में 1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, गुणे में 1, ताकि हमको गुणे में भी 1 मिल जाए और हमको एचसीएफ निकालने में कोई समस्या ना हो। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ की, तो भैया आपका एचसीएफ जो हो जाएगा, तीनों में जो कॉमन हो, तो क्या कॉमन है, 1। क्या कॉमन है भैया, 1 ना। तीनों में क्या कॉमन है, 1 ना। अब देखो ध्यान से, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम यही होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि बाकी सब कोई संख्या है तो नहीं, इन्हीं को निकालना है। तो इन्हीं को निकाल देंगे हम लोग। देखो सबसे पहले 3 त्रिक करना, 2 दूना 4 दूना 8, 8 9 72 ना। लेकिन ऐसे गुणा करने में बड़ा हो गया, लेकिन देखो नहीं तो देखो 3 त्रिक करना हो गया ये, ठीक। और ये 5 दूना कितना हो गया, 10। ये 5 दूना कितना हो गया, 10, और गुणे 2 बच गया। देखो ध्यान से, कितना आराम से हो गया ना। 10 दूना 20, 20 धामा 200, गुणे 9, तो कितना हो गया, 1800। ठीक, देख रहे हैं आप लोग ना। देखो ध्यान से, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, हाँ 40 3 120। अच्छा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 4 3 12 120, 120 बार 3 36 पंजे, सही तो है ना, 180। ठीक, तो कितना आ गया, एक 1800 आ गया। तो इसका जो आ जाएगा कितना आ गया, 1800। क्या है भैया, इसका एलसीएम आ गया कितना, 1800। एलसीएम कितना आ गया बाबू, 1800। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, कितना आया, 1800 आ गया। और मासा कितना आ गया आप समय, आपका 1 मासा आ गया ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 4 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है एचसीएफ, कह रहा है यदि एचसीएफ, क्या दिया है, यदि एचसीएफ, ठीक, कोष्टक में दिया हुआ 306 और 657, 306 कामा 6 5 7 का क्या दिया है भैया, बराबर 9 दिया है, बराबर 9 दिया है। ठीक, बराबर क्या दिया है, 9 दिया है। यदि एचसीएफ 306 और 557 का कितना दिया है, 9 दिया है, तो आगे डैश यहाँ पर पूर्ण विराम, पूछ रहे हैं एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ठीक, कोष्टक में दे दिए हैं 306 कामा 657, 657 दे दिए हैं, ठीक है ना, 657। एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक, ज्ञात कीजिए। ये देखो, ये आपका प्रश्न है, ठीक है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग फटाफट इसको हल करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, जब हमने लसा और मसा पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको एक चीज बताई थी, बताया था कि किसी भी अगर 2 संख्या है, कोई 2 संख्या है, उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच भी करना है, तो इसमें फॉर्मूला बताया था हमने फॉर्मूला क्या बताया था, कि संख्या होता है कि पहली संख्या ए गुणे बी गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ होता है, एचसीएफ ए बी गुणे एलसीएम ए बी। यही तो हमने लिखाया था आपको, ये फॉर्मूला लिखा था। ये क्या है, पहली संख्या है, आपका क्या है, पहली संख्या। क्या है भैया, पहली संख्या। और ये आपका है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो ये आपका संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या। एचसीएफ क्या होता है, एबी, मतलब एबी का एचसीएफ, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ, और एलसीएम पहली और दूसरी संख्या का, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने क्या किया है, इसी फॉर्मूले से इस सवाल को लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पहली संख्या है, एचसीएफ बता रहा है, देखो ध्यान से, एबी लिखा हुआ ना, एचसीएफ बता रहा है 306 और 357 कितना दिया है, 9 ना। तो हम लोगों को संख्या पता लग गई। हमारी पहली संख्या क्या है भैया, 306 गुणे 657, 6 5 7
ठीक है, बराबर है किसके दिया है, HCF दिया है कितना 9, और एलसीएम आपसे पूछ रहा है, एलसीएम आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ध्यान देखेंगे, बस इसी को हल करना है, बाकी आपका आंसर फटाक से आने वाला है। ध्यान देखिए, अब 9 इस पार गुणा में है, तो इस पार जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 306 गुणे 657 बटा 9 बराबर क्या हो गया, एलसीएम के, बराबर कितने हो गया, एलसीएम के। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, 9 से काट देंगे, ये 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 3 27 हो गया, बचा कितना, 2 बचा, ओ 3 बचा, 36, 9 चौक कितना हो गया, 36। अब 34 गुणे क्या करेंगे, 657, तो यहाँ पर हो गया 34, इसको इस पर लेते हैं, एलसीएम बराबर हो जाएगा 34 गुणे 657। बस इसी को सॉल्व करना है आपको, बाकी आपका आंसर आने वाला है। तो चलिए फटाफट यहाँ बगल में गुणा कर लेते हैं, 657 का 34 में गुणा करने हैं। ठीक है, 657 का 34 में क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या करेंगे, 4 से 28 का 8 हाथ लगा कितना 2, हासिल में कितना आ गया 2, 4 पंजे 20, 2 22 का 2 हाथ लगा कितना 2, 4 छंग 24, 2 26। ठीक, 26 आ गया। इसको देखो, 3 से 21 का 1, 3 से 21 का कितना हो गया 1, 3 पचे 15, 15 हासिल लगा 2, 15 2 कितना हो गया 17, 17 कितना हो गया 7 हासिल लगा 1, 3 छक 18 है 19। तो इसका आ जाएगा आपका 8 आया है, 2 1 3, 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 2 11 1 12, 1 1 2, इतना आ गया आपका 22 33 8। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 22 33 8, ये आपका आंसर हो गया, एलसीएम आ गया आपका 22 33 8। तो इसी को आप लोग पूछा है क्या, एलसीएम पूछा है, तो कितना आ गया है 22 33 8, ये आपका हो गया आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है। हाँ, बहुत ही आराम से हमने इसको देखा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। और आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जितने भी नए लोग हैं फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हैं आप लोग। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, जांच कीजिए, क्या बोल रहे हैं कि जांच कीजिए, जांच 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 कीजिए क्या, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n के लिए n के लिए क्या है, n के लिए संख्या 6 पावर n, संख्या 6 पावर n, 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। संख्या 6 पावर n अंक 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है, अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 6 की बात करूं, क्या लिखा है 6 की पावर n, मैं इसको तोड़ के कितना लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 2 गुणे 3 का पावर n, 2 गुणे 3 का पावर क्या लिखते हैं भैया n। अब ध्यान से देखिए, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या का गुणनखंड तभी 0 हो सकता है, तभी 0 हो सकता है जब उसमें 2 और 5 हो। क्या हो, 2 और 5 हो। देखिए ध्यान से, अगर मैं लिख दूं 2 और 5, तो ये तभी ये बनाएगा क्या, 0 बनाएगा।
और कोई बना सकता है। छोटी संख्या 2 है, उसके बाद की संख्या क्या, 3 से तो कटे, 3 दूना 6 होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो यही है कि किसी भी संख्या के लिए क्या है कि 2 और 5 होना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर मुझे शून्य बनाना है किसी भी संख्या को, हाँ क्या कह रहे हैं, जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। तो 6 पावर n कभी भी देखो, अगर हम 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 करने 6 हो जाएगा, 2 करेंगे 6 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को शून्य लाना है। तो क्या शून्य लाना पॉसिबल है, तो शून्य लाना पॉसिबल है कि नहीं है, वही हमसे पूछ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, 2 का पावर 2 गुणे 3 लिख दिया, गुणे n लिख दिया, पावर में कितना लिख दिया n। अब देखो हमको शून्य लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, 5 लाना पड़ेगा ना। तो 5 लाना तो इसमें मुश्किल है, क्योंकि 5 हम एक्स्ट्रा बाहर से ला नहीं सकते, जो दिया है उसी में देखना है। तो इसमें 5 कहीं से बाहर से आ नहीं सकता। जब 5 नहीं आ सकता तो क्या ये शून्य हो सकता है, शून्य बिल्कुल नहीं होता। इसमें लिखना पड़ेगा आपको 6 पावर n। क्या लिखना पड़ेगा, 6 पावर n में 6 पावर n के केवल 2 और 3 ही 2 और 3 2 और 3 2 और 3 ही गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक, आता है। ठीक, यहाँ देखिए 6 पावर n के केवल 2 और 3 ही क्या है, गुणनखंड है। अतः n के किसी भी मान के लिए, अतः n के किसी भी मान के लिए 6 पावर n के किसी मान के 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। और यहाँ पर अगर आप लोग और पॉइंट लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, शून्य पर समाप्ति के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है, आवश्यक है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। 6 पावर n के लिए 2 और 3 ही गुणनखंड है। अतः n के किसी भी मान के लिए 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पर समाप्ति के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न में अगर आप इतना लिख दे रहे हैं तो आपका पूरा फुल मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या को शून्य बनाने की इसमें 5 की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी पहले शून्य है नहीं, तो 5 आएगा तभी तो शून्य बनेगा। 2 और 5, तो 2 और 5 इसमें है नहीं, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 नहीं है बाबू, तो कैसे बनेगा शून्य, तो इसलिए शून्य नहीं बनेगा। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं हम लोग फटाफट। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, और हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका, 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है, और दिया है, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, ठीक, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक, तो ये है। अब भाज्य संख्याएं क्यों है, क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, इसमें 2 संख्याएं दिया गया है, दोनों को पूछ रहे हैं कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमें आप बताइए। ठीक है, दोनों संख्याओं को बताना है कि दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं
है, क्यों है, बता रहे हैं कि भाज्य संख्या है, क्यों है, पहले कभी भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है वो आपको पूछ रहे हैं। अब आपको याद होगा जब हमने पहला क्लास आपको पढ़ाया था, हाँ, इस चैप्टर का रियल नंबर का वास्तविक संख्या का पहला वीडियो जो हम लोगों ने आपको बताया था हमने, तो उसमें आपने देखा होगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में हमने बताया था। अगर कोई भी संख्या भाज्य संख्या है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी संख्या को भाज्य संख्या होना, हाँ, जब वो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी तीसरे से कट जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अन्य किसी तीसरे से विभाजित हो जाए मतलब जिसके दो से अधिक विलन हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, समझ में आया ना। तो चलिए देखते हैं, फटाफट इसको लगाते हैं। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये देखो, ये आपका है, ये पहला है और ये आपका दूसरा है ना, तो दोनों को हम लोग हल करने वाले हैं। तो फटाफट चलिए हल करते हैं। ठीक, यहाँ देखो 7 11 13 और ये है, यहाँ देखो इसमें भी ये एक है, ये क्या है, एक है। अगर मैं इसको गुणा कर दूं तो ये पूरा एक टोटल संख्या आ जाएगा, एक संख्या हो गया। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा क्या आपका 7 गुणे 11 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, एक बच जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ से 13 कॉमन ले तो एक बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो 13 गुणे 11 से 77 और ये एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 78। अब देखो क्या आ गया, इतना 78 आ गया आपको। तो इसमें हम और बढ़ा के लिखते हैं 13 गुणे, इसको देखो 2 से काट लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 39, ये 39 हो जाएगा। तो 2 गुणे 3, 2 3 6 गुणे 13, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 ना। तो ये देखो, अब भाज्य संख्या की प्रॉपर्टी क्या है, भाज्य संख्या की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके दो से अधिक गुणनखंड है। क्योंकि इसे यहां लिख दो, क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है, क्योंकि क्या है, इसके दो से अधिक गुणनखंड है ना, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या। अच्छा इसको देखते हैं, इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फटाफट इसको क्या करेंगे, इसमें से देखो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, 5 का अमल लेंगे, 5 का अमल लेंगे, बचेगा क्या, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 6 4 7 6 5 यहाँ चला गया, 4 3 2 और प्लस में क्या बचेगा, 1। तो इसका देखो 5 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे, देखो 6 से 42, 42 गुणे 7 गुणे 6, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 42 गुणे 6। ठीक, अब देखो ध्यान से, ओ सॉरी 42 नहीं, 6 चौक कितना हो गया, 24। ठीक है, 6 चौक कितना हो गया, 24, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर, 6 चौक 24 नहीं 72, 72 दूना कितना हो गया 144, तो 7 गुणे 144। देख ध्यान देखो, 6 6 चौक 24, 24 नहीं 72, 72 दूना कितना हो गया 72 दूना 144 प्लस 1 और यहाँ पे कितना है 5 है। अब 7 से गुणा कर देंगे, 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28, 28 2 30 के 0 हाथ लगा कितना 3, 7 करने 7 3 10 और प्लस 1 और ये हो गया 5। अब हो गया 5 और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 1 9, तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0 9। अब ध्यान देखो, 5 गुणे ये लिखा है कितना है 1009, 1009 लिखा है और 1009 को तोड़ेंगे ना तब भी ये टूटेगा ना। यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर अभी एक नहीं था तो एक बढ़ा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर भी एक हम लोग बढ़ा दिए। अच्छा प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है भाज्य संख्या की कि एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी और से कट जाए ना, अन्य किसी और से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या है। एक और स्वयं, स्वयं मान लो चाहे जो संख्या हो, उसके अलावा कोई अन्य से 5 से भी कट जा रही है इससे, अब इसको गुणा कर देंगे अगर तो वो संख्या एक हो गई, उससे भी कटेगी और 1 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और उससे भी कटेगी। तो ये भी क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये क्यों पूछे है ना, क्यों है यही बताना है, भाज्य संख्या क्या है, क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड हैं, गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। ठीक, और उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस प्रश्नावली 1.1 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखने वाले हैं, फटाफट आज ये वीडियो समाप्त कर देंगे हम लोग। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। देखो मैं क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लिखने में टाइम लगेगा, तो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर समझ में दिख जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, फटाफट हम इसको
पढ़ दे रहे हैं, सीधे डायरेक्ट लगाएंगे ना। तो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा किस पे, बोर्ड पे। तो मैं पढ़ दे रहा हूँ ऐसे एक बार। क्वेश्चन है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक खेल का मैदान है, वो भी चारों ओर वृत्ताकार पथ है ना। तो हम फटाफट एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक, एक वृत्त बना लेंगे, ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैं सवाल को समझाने वाला हूँ। एक वृत्ताकार है और इस पे पथ है। ठीक है, आप लोग ग्राउंड देखेंगे, अगर आप लोग ग्राउंड पे रनिंग वनिंग करने जाते होंगे तो ये मान लो ना ग्राउंड है, वृत्ताकार पथ है और ये खेल का मैदान है। अब ये ट्रैक है, क्या है, ये ट्रैक है और इसी पे ये लोग क्या करने वाले, चलने वाले हैं ना। इसी पे ये लोग चल रहे हैं। मान लो यहीं से चल रही है सोनिया, चल रही है। ठीक, यहीं से चल रही है सोनिया और यहीं से चल रहा है एक नाम और, क्या है इसका नाम, क्या है, रवि। सोनिया है और रवि है, ध्यान समझेंगे ना। सोनिया और रवि, सोनिया चल रही है पूरा एक चक्कर 18 मिनट में मार रही है, 1 मिनट 18 मिनट में ना। और ये दूसरा चक्कर कितने मिनट में, ओ सॉरी 12 मिनट में रवि मार दे रहा है। अब ध्यान समझेगी, एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि को कितने मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर ऐसा प्रश्न मिले आपको एग्जाम हॉल में तो कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है और आपको पता चल जाएगा कि कितने मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करके दिखाता हूँ किस प्रकार से ये दोनों चलने वाले हैं ना। जैसे मान लीजिए, मान लीजिए कि आप दो लोग हैं, ठीक है, और एक जो है बाइक तेज चलाता है और एक बाइक स्लो चलाता है ना। और आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो जो तेज चलाता है ना वो बोलेगा कि यार तुम चलो थोड़ा, मैं थोड़ा सा रुक के आता हूँ, वैसे भी तुम्हें पहुंचते पहुंचते मैं ये कवर कर लूंगा, तुमको कवर कर लूंगा क्योंकि तुम बहुत स्लो चलते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सोनिया है और ये क्या है, रवि है। अच्छा मानो मैं इन दोनों को चलाता हूँ तो मैं देखूंगा किस मिनट में ये दोनों इसी स्थान पे फिर से मिलते हैं ना। चलो मान लो पहले सोनिया को चलाएंगे, ब्लैक वाला सोनिया का है, ठीक है, ब्लैक पेन से हम सोनिया को नोट कर दें। अब सोनिया चली एक चक्कर, ये चली 12 मिनट में, कितना हो गया, 18 मिनट में, 18 मिनट में एक चक्कर चली। फिर दूसरा चक्कर चली, दूसरा चक्कर चल रही है तो दूसरा कितना हो गया, 36 मिनट। दूसरा कितना, 36 मिनट, 2 ही चक्कर चलाएंगे, 36 मिनट में इसका 2 चक्कर पूरा हो रहा है। लेकिन देखो ध्यान से, अब मैं चलाने वाला हूँ रवि को, रवि एक चक्कर चलेगा और इसका लग गया कितना, 12 मिनट। फिर रवि दूसरा चक्कर चलेगा तो इसका लग गया कितना, 24 मिनट। फिर रवि तीसरा चक्कर चलेगा तो इसका मिलेगा कितना, 36 मिनट। देख रहे हैं आप लोग, देखो ध्यान समझो। मतलब सोनिया का, अगर मैं यहां भी बात करूं, सोनिया, सोनिया का 2 चक्कर में 36 मिनट, ठीक, और रवि का 3 चक्कर में 36 मिनट। मतलब अगर 36 मिनट, टाइम तो पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद वे दोनों एक ही पथ, मतलब एक ही बिंदु पर दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्रारंभिक स्थान यही है। तो ध्यान से देखो, ये 2 चक्कर मारेगी, ये 2 चक्कर मारेगी, 36 मिनट लग जाएंगे इसको ना। और ये पूरा अपना 3 चक्कर यही पूरा करेगा कितने मिनट में, 36 मिनट में। तो 36वां मिनट ऐसा होगा जो दोनों ही आएंगे एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, वो भी शुरुआती पॉइंट पे ना। तो सोनिया का 2 चक्कर 36 मिनट में और रवि का भी 3 चक्कर कितने मिनट में, 36 मिनट में। इसलिए 36 मिनट बाद दोनों मिलने वाले हैं। तो हम लोग बताया कि अगर इसका सवाल लगाना है तो कुछ नहीं करना है, सोनिया का कितना 18 मिनट और रवि का कितना 12 मिनट ना। अब इन लोग का हम लोग निकालना है ना एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के सबसे पहले इसे गुणनखंड करेंगे। अगर 18 के मैं गुणनखंड करूँ तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 तिहाई 6 और 3 18। इसका गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12 ना, 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो इसको बराबर लिखते हैं, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। इसको लेकिन 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब देखो एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना।
एलसीएम निकालने क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ है पहले उसको लिखेंगे। हाँ, उभयनिष्ठ क्या है, 2 है इसमें, 2 है, तीनों में 2 है, मतलब दोनों में 2 है, दोनों में 3 है। और संख्या कौन सी घात लेनी, बड़ी घात लेनी है। अब देखो ध्यान से, इसमें देखेंगे 2 का पावर 3 2 है, और इसमें 1 है, तो इसमें से निकालेंगे। हाँ, यहाँ सबसे पहले 2 वाले लेते हैं, 2 का 2, 2 का पावर 2, बड़ा घात ये है, और इसमें क्या है, बड़ा घात 3 है। इसको अगर हम लोग बांटेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 12 3 36, तो 36 मिनट लग रहे हैं किसको, हाँ, दोनों एक ही पद पर क्या मिल जाएंगे, 36 मिनट मिल जाएंगे। तो आपको लिखना होगा एग्जाम हॉल में कि 36 मिनट बाद क्या लिखनी है, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये आपका सवाल है। देखिए ध्यान से, ये जो है ना, ये आपका सवाल है। ठीक, ये आपका सवाल है। बाकी ये तो मैं थ्योरेटिकल आपको समझा रहा था, तो किस प्रकार से आपको लगाना है, बाकी ये आपका सवाल है। इस प्रकार से अगर आप लोग एग्जाम हॉल में लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। तो आपका आज जो है प्रश्नावली 1.1 यहीं पर समाप्त होता है। तो कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।